डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस के बारे में बताया था। आज मैं आपको मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बता रही हूँ। जरा देख लीजिएगा किस तरह से आपका आगे टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों। जैसे सपोज करो ये मैंने आपका लिखा Mn2 पॉजिटिव। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पर आपका Mn2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव। तो आपको पता है Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। तो आप क्या लिखते हैं देखिएगा, आर्गन 18। क्या होता है Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D में आपके कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 5 और 4s2। आप यही कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना बच्चों, क्या 3D 5 और 4s2। तो यहाँ पर Mn पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स Mn 2 पॉजिटिव आयंस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3D 5 4s0। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिएगा अगर Mn2 पॉजिटिव में मैं यहाँ पर आपका ये d ऑर्बिटल बना रही हूँ, आर्गन तो आपका फुलफिल्ड है ही, ये मैंने आपका 3d बनाया है। 4s तो आपका क्या है, 0 है, तो 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये मैंने 3d बनाया। आपको पता है d में आपके टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो अब ये देख लीजिएगा आपके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आपका जो आपका ये सिंगल एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके क्या है, अनपेयर्ड हैं, और जहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज पेयर्ड। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके Mn2 पॉजिटिव कंटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Mn2 पॉजिटिव के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जरा ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। तो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनका नेचर होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मीन्स दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो क्या कहेंगे हम, Mn2 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, आपने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो बता दिया। अगर सपोज कीजिएगा आपको मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Mn2 पॉजिटिव, तो आपके पास फॉर्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। फॉर्मूला आपके पास होता है √n × n+2। तो यहाँ पर n आपके बताते हैं, आगे आपका बोहर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट है। n आपके बताते हैं क्या बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बताते हैं बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जैसे सपोज कीजिएगा Mn2 पॉजिटिव के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Mn2 पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा बच्चों, n की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 5 × 5 + 2। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, 7 5 जा 35, दैट इज √35। तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया Mn2 पॉजिटिव का √35। जितना ज़्यादा बेटा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज़्यादा ही होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर हो रहा है। जैसे सपोज कीजिएगा Mn2 पॉजिटिव के बाद में मैं यहाँ पर सिंपल आपको Mn लिख रही हूँ, तो आपको पता है Mn कितना होता है 25। आप क्या लिखेंगे देखिएगा, आर्गन 18, क्या आएगा आपके पास बच्चों देखिएगा, 3d5 and 4s2। 3d5 and 4s2। तो ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ भी ये आपका 3d बनाया मैंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये आपका 4s, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, 2। तो अभी भी आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, बताइएगा कितने हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी भी आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये जो 4s में है इसमें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, पेयर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपके पेयर्ड हैं, ठीक है कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड 4s के अंदर, और 3d में आपके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने, 5। तो आप म्यू फिर से निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास वही √n × n+2। तो सेम आपका आ जाएगा जैसे आपने ऊपर निकाला √35। ये आ जाएगा म्यू किसका, मैग्नीज का। इसी तरह से सपोज कीजिए आपको कोबाल्ट के केस में निकालना है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 27। तो क्या लिखेंगे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 3d7 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। तो आप यहाँ पर ये 3d बनाएंगे, 1 2 3 4,
ये आपका 4s हो गया। 3D में आपके 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2। तो देखिएगा अभी भी आपके कोबाल्ट के पास, ये तो पेयर्ड है आपके 4s के अंदर, लेकिन अभी भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो नेचर कैसा हो गया बच्चों, बताइएगा क्या नेचर है इसका? पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो गया? कैसा नेचर है? पैरामैग्नेटिक। तो अगर नेचर पैरामैग्नेटिक है और आपको म्यू निकालना है तो √n × n + 2 Bm, दैट इज बोहर मैग्नेट्रॉन। तो क्या आ जाएगा इसका? n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप? √3 × 3 + 2। क्लियर स्टूडेंट? तो 5 3 जा 15, तो आपका क्या हो जाएगा? √15। क्लियर हो गया बच्चों? कैसे निकालना है आपने? तो ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट निकल गया। और नंबर, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है स्टूडेंट्स तो नेचर कैसा होगा? डाई मैग्नेटिक होगा। अब देखिएगा, अब जरा मैं कुछ आपको डाई मैग्नेटिक का भी एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने ये जिंक लिया है आपका, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। क्या लिखते हैं बच्चों हम? ध्यान दीजिएगा, आर्गन 18 3d10 4s2। देखिएगा जिंक का आपका कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिएगा यहाँ पर ये आपका मैंने डी बनाया 1 2 3 4, दिस इज 4s। ये आपका 3D और ये मैंने आपके पास 4s बनाया। D में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और 4s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको दिख रहा है कि D भी पूरा फुलफिल्ड है और 4s भी, और आगे तो आर्गन है वो तो फुलफिल्ड आपका है ही, ठीक है ना? अगर आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो इट मीन्स आपके जिंक के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? बताओ क्या है? 0। तो नेचर कैसा हो जाएगा बताइएगा? पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक? जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो बेटा, जिनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो इसका नेचर हो जाएगा डायमैग्नेटिक, नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब अगर हम बात करें म्यू की, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है? √n × n + 2 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो आपके पास n का नंबर कितना है बच्चों? 0। तो √ आपका क्या आ जाएगा? 0 मीन्स म्यू क्या है? 0। तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है कब? जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स नॉट अट्रैक्टेड। मैग्नेटिक मूवमेंट 0 मीन्स नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इसी तरह से आप किसी भी आयंस का, जैसे सपोज कीजिएगा आपको कॉपर का लिखना है, यहाँ पर मैं आपको पास कॉपर ले रही हूँ, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, आपको पता है एक्सेप्शनल केस होता है, आर्गन 18 3d10, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप बच्चों? 4s1, आर्गन 18 3d10 4s1। देखिएगा जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से। यहाँ पर ये आपका 3d बनाया मैंने, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है आपके पास टोटल 10। ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 10। लेकिन 4s में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बेटा, चाहे आपका D फुलफिल है, 3D में पूरे 10 है, लेकिन 4s में अभी भी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 4s में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोले बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। तो म्यू इक्वल टू √n × n + 2 Bm। क्या वैल्यू पुट कर देंगे म्यू की? 1 × 1 + 2। ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? √3 Bm आ जाएगा आपके पास। ये आपने म्यू निकाल लिया। और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भी नेचर कैसा हो जाएगा बच्चों? पैरामैग्नेटिक। व्हाट इज द नेचर? पैरामैग्नेटिक। चलेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो Cu1+ और Cu2+ की, Cu1+ 29 एटॉमिक नंबर, तो आपका ये बन जाएगा आर्गन 18 3D, ध्यान से सुनिएगा बेटा, 3d10 4s1। देखिएगा बच्चों, 3d10 4s1, तो ये आपका 3D बनाया मैंने, 1 2 3 4, और ये 4s। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 4s में कितना है आपके पास? देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो अगर आपका Cu1+ लिखना है तो 4s में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है कि नहीं? 4s में 0 हुआ, और 3D में कितने हैं? 10। तो फिर से आप देख लीजिएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
क्या कहेंगे हम, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। तो नेचर कैसा हो गया आप बताएं, डायमैग्नेटिक। जहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वहां पर नेचर कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। और म्यू की वैल्यू क्या होती है, √0 मीन्स 0 हो गया आपके पास, ये Cu1+ का। इसी तरह से अगर आपको Cu2+ का भी चाहिए तो देख लीजिएगा, Cu2+ का हम कैसे लिखेंगे, Cu2+। देखिएगा बच्चों ध्यान से, क्या होता है आपके पास, एटॉमिक नंबर वही 29 है, आर्गन 18। देखिएगा अभी तक आपने 4s में से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 1 था, 1 आपका रिमूव हो गया तो 3d में 10 थे। अब अगर आप 2 रिमूव करोगे तो 3d में बच जाएंगे आपके 9। तो आपको देखिएगा ये 3d 1 2 3 4, 4s तो आपका 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Cu2+ के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर, व्हाट इज द नेचर, तो हम नेचर क्या कहेंगे बच्चों, पैरामैग्नेटिक। नेचर इज पैरामैग्नेटिक एंड म्यू इक्वल टू √1 × 1 + 2 Bm। ये आ गया आपका Cu2+ का मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक बिहेवियर। Cu2+ इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड म्यू आपके पास है √ कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी से बताइएगा, ये आपका आ जाएगा √3। ये आपने म्यू फाइंड आउट कर लिया। तो ये कुछ बेटा मैंने आपको कुछ केसेस बताए जहां पर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि रिपेल होंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, चलिएगा। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचता है, वो और मैं आपको बताऊं, द स्टेबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, नेक्स्ट आपका हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, फिर से बता रही हूं आपको, ये टॉपिक आपका अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला जो इसके 2 रीजन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबल होने के पीछे 2 रीजंस होते हैं। तो लिखिएगा, दिस इज ड्यू टू फॉलोइंग 2 रीजंस, ड्यू टू फॉलोइंग 2 रीजंस। ये 2 कारणों की वजह से होता है। कौन कौन से होते हैं, पहला कारण होता है बेटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट रीजन इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखिएगा, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। फर्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी मीन्स जहां पर सिमेट्री होती है वहां पर स्टेबिलिटी होती है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, जैसे मैं आपको क्रोमियम के 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन बता दूं, मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता रही हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। क्रोमियम 29 होता है, तो हम लिखते हैं आर्गन 18, होना क्या चाहिए आपका 3d4 4s2, बट ये कॉन्फ़िगरेशन आपका राइट नहीं है। आप क्या लिखते हैं, आर्गन 18 3d5 एंड 4s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर आपके सामने बना रही हूँ ये d4 और ये d5, दोनों कॉन्फ़िगरेशन को जरा अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपका 3d और ये मैंने आपका बना दिया 4s, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये d में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गए बच्चों, 4, और यहाँ पर 4s में कितने गए आपके पास, 2, 3d4 4s2। अब मैं d5 बना रही हूँ, जरा d5 को भी ध्यान से देख लीजिएगा, 1 2 3 4, देखिएगा 1 2 3 4 5, और आपका 4s में कितना जाएगा बच्चे, 1। तो ये देखो, ये बन गया आपका 3d5 4s1। तो आपको दिख रहा होगा कि विच कॉन्फ़िगरेशन इज मोर सिमेट्रिक। तो आप देख रहे हैं कि d5 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर सिमेट्रिक एंड सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो हम कहेंगे d5 कॉन्फ़िगरेशन is more symmetric, so क्या है, symmetry leads to stability। स्टेबिलिटी का रीजन ही क्या है,
सिमेट्री। तो हम कहेंगे क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर सिमेट्रिक एज कंपेयर टू क्या आपका, ध्यान से सुनिएगा, D5 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आपका D4, दैट्स वाई D5 इज द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। सो दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, मैंने क्या समझाया आपको, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है आपका। अब देखिएगा जरा D10 में देख लीजिएगा, तो आपके पास जैसे कॉपर का एग्जांपल है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 क्या होता है बच्चों, अभी बताया था आपको, आर्गन 18, 3D10 आप लिखते हैं 4s1, ठीक है। वैसे पहले होना कायदे से ये चाहिए था आर्गन 18, 3D9, 4s2, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन वैलिड नहीं होता है, इसका ये कॉन्फ़िगरेशन वैलिड होता है। इसके पीछे का कारण देख लीजिएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों वैलिड है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने D9 भी बना रही हूँ और D10 भी बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये आपके पास 3D बन गया, 1 2 3 4, और ये आपके पास 4s बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये देखिएगा 4s में आपके 2। मैं D10 बना रही हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 4s में आपका 1। तो आप ही बताएं, D9 कॉन्फ़िगरेशन देखें ना, तो ये आपका हाफ फिल्ड है और ना ही फुल फिल्ड, यहाँ पर ये आपका फुल फिल्ड है, और D5 फुल फिल्ड मीन्स मोर स्टेबिलिटी, ठीक है, मोर सिमेट्री। देखो आप अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें, D9 और D10 को अगर आप अच्छे से देखें तो आपको D10 कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा सिमेट्री दिखाई देगी एज कंपेयर टू D9, ठीक है। तो हम कहेंगे D10 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर सिमेट्रिक, सो मोर स्टेबल, ठीक है, मोर सिमेट्रिक तो मोर स्टेबल। तो हम देख रहे हैं कि D10 ज़्यादा सिमेट्री है एज कंपेयर टू D9, इसलिए D10 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है D10 के बजाय। तो कॉपर जो है वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेता है, 3D10 4s1। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स क्या होता है आपका। तो फर्स्ट रीजन समझा दिया है मैंने आपको स्टेबिलिटी का। अब सेकंड रीजन देख लीजिएगा, सेकंड रीजन होता है बच्चों एक्सचेंज एनर्जी। सेकेंड रीजन जो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का, दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, द इलेक्ट्रॉन्स इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन्स इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ध्यान से सुनिएगा बेटा, टेंड्स टू एक्सचेंज देयर पोजीशन। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द, ऐसे कर लें, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल टेंड्स टू एक्सचेंज देयर पोजीशन, एक्सचेंज देयर पोजीशन। क्लियर। तो बेटा देखो ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉन आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं उनमें एक टेंडेंसी पाई जाती है कि वो एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एक्सचेंज, ड्यूरिंग द एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। आपको पता है जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल के अंदर या एटम के अंदर क्या आती है बच्चों, स्टेबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा, जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी उतनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी। सो द एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम, एनर्जी मोर इज द क्या बोलते हैं, मैक्सिमम इज द स्टेबिलिटी। जैसे हम दो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, D4 और दूसरा हम बात करेंगे D5 की। तो देखिएगा D4 कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं कि कहाँ आपकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है। ये आपके D4 1 2 3 4, आपके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा, अब जरा ध्यान से सुनना, ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका कितनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा है, देखिएगा फर्स्ट पोजीशन को, ये आपका 2 पोजीशन, और ये आपकी कितनी पोजीशन एक्सचेंज हो गई, 3। तो हम बोलेंगे 3 एक्सचेंज बाय 1, 3 एक्सचेंज बाय 1, समझ गए ना बेटा, बाय इलेक्ट्रॉन 1। अब देखो, अब फिर से मैं D बना रही हूँ आपका, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो देखिएगा बेटा, फर्स्ट ने तो कर लिया, अभी आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन है। सेकंड इलेक्ट्रॉन कितनी पोजीशन एक्सचेंज कर, सॉरी ये आपके 4 वाला है, तो कितनी एक पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा है बेटा, 2 पोजीशन। D इसमें तो है ही नहीं आपके लास्ट वाले में, तो हम बोलेंगे 2 क्या होती है आपकी, 2 एक्सचेंज बाय
2 एक्सचेंज बाय सेकंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब फिर से बना लेते हैं, देखिएगा 1 2 3 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास बच्चे? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन है। थर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी पोजीशन एक्सचेंज कर पाता है? 1, तो हम बोलेंगे 1 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है, तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस देखते जाइएगा बेटा। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हैं आपके पास 3 + 2 + 1 हो गए ना। पहले ने 3, दूसरे ने 2, तीसरे ने 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास टोटल हुए कितने बच्चे? 6। ठीक है, अब देखते हैं D5 कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हैं, जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से ही। ये D4 में बोले, D5 में देखते जाइएगा बेटा एक्सचेंज कितने होते हैं। 1 2 3 4, ये बन गया आपके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 पोजीशन, ध्यान से देखिएगा बेटा 2 पोजीशन, ये आपकी 3, और ये आपकी कितनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है? 4। तो हम बोलेंगे 4 एक्सचेंजेस बाय इलेक्ट्रॉन 1। चलिए, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन 2 की देख लेते हैं जरा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है आपका, ये कितनी पोजीशन एक्सचेंज करता है? 1 2, और ये आपकी हो गई टोटल 3, तो आप बोलेंगे 3 एक्सचेंजेस बाय इलेक्ट्रॉन 2। चलिए, अब आगे देखिएगा इलेक्ट्रॉन 3 1 2 3 4 1, कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 1 2 3 4 5। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है बेटा? 2 एक्सचेंजेस बाय इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, 2 एक्सचेंजेस बाय इलेक्ट्रॉन 3। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है ना बेटा, थर्ड इलेक्ट्रॉन ने कर लिया। आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन कितनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है? 1, तो आप बोलेंगे ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है आपका, तो आप बोलेंगे कितनी? 1 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन कौन सा है आपका? 4। तो टोटल कितने हुए देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हुए बच्चे? ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने किए 4, सेकंड ने किए 3, थर्ड ने किए आपके 2, और लास्ट इलेक्ट्रॉन ने किया 1, तो कितने हो गए आपके पास? टोटल हो गए 10। तो बताइएगा कहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज़्यादा हैं, D4 में कि D5 में? तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस D5 में ज़्यादा है एज कंपेयर टू D4। तो आपको पता है कि जहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। मीन्स विच कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल? तो आप कहेंगे मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज D5। मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है बच्चों, बताएं? मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज D5। क्यों? ग्रेटर द एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। तो D5 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू D4, सो दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी इज मोर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलेगा, आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।